अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में होप सो आप लोग लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पहले तो ये बात है कि स्टूडेंट्स लेक्चर सुनते ही नहीं है, ठीक है, और इतनी भी जहमत नहीं करता कि हम लोग जो है वो अटेंडेंस ही मार्क कर दें। खैर, अपने तो चैप्टर नंबर 10 है मशीन लर्निंग, उसको स्टार्ट किया हुआ है हमने। 309 पेज है। इससे पहले जो है था हम इंडक्टिव डिसीजन ट्री के बारे में देख रहे थे। तो अब आज जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो है प्रॉब्लम ऑफ ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग की क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डिसीजन ट्री हमने प्रीवियस रीड किया है, उसकी जो लर्निंग मेथड्स हैं उसके अंदर रनिंग के जब हम रन करते हैं, डाटा ट्रेन करते हैं, ठीक है, तो तब जो प्रॉब्लम अगर होती है वो होती है हमारी ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम। अब ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम किस वजह से अगर हो सकती है? नॉइस होती है, ठीक है जी। आपके ट्रेनिंग डाटा के अंदर नॉइस आ जाना, ट्रेनिंग डाटा जो है वो प्रॉपरली आपके पॉसिबल डाटा जो है उसके साथ रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, उसमें कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई मतलब खलल आ जाना, अटेनुएशन आ जाना, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम ऑफ ओवर फिटिंग होती है। या फिर आपने करेक्टली क्लासीफाई ना किया हो डिसीजन ट्री के अंदर, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, इफ़ द ट्रेनिंग डाटा डोंट adequately and accurately represent the entire data set, the decision tree that is learned from it may not match unseen data। तो ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से पुअरली क्लासिफिकेशन की वजह से आपके जो डाटा है, ट्रेनिंग डाटा है, उसके अंदर नॉइस अकर होती है और आपके जो आउटपुट है वो करेक्टली नहीं आती। जैसे कि ये आप लोग देख रहे हो, नीचे डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम फिगर 10.2 के अंदर इलिस्ट्रेट ये ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम्स हैं। ब्लैक डॉट्स आर पॉजिटिव ट्रेनिंग डाटा सेट। आपके जो ब्लैक डॉट्स है ना, डार्क ब्लैक, ये है ट्रेनिंग डाटा सेट, पॉजिटिव है। और जो वाइट डॉट्स है वो आपके नेगेटिव ट्रेनिंग डाटा सेट्स हैं। उसके बाद जो टू लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है, टू हाइपोथेसिस हैं, दो मफरूज़े हैं जी, एक ब्लैक डार्क है और एक लाइट ब्लैक है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? टू डिस्टिंग्विश द ट्रेनिंग डाटा, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रेनिंग डाटा को कर रही है। द थिन लाइन इज रिलेटिवली सिंपल हाइपोथेसिस विच इनकरेक्टली क्लासीफाइज। जो आपकी थिन लाइन है उसका मतलब है कि ये मतलब इनकरेक्टली है, प्रॉपर क्लासीफाई नहीं है। इट शुड हैव ऑल एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव एग्जाम्पल बिलो इट, ऑल नेगेटिव एग्जाम्पल अबव, ठीक है। नेगेटिव अबव है बिकॉज वाइट है ना, वाइट सर्कल नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The thicker line correctly classify all the training using a more complex hypothesis which is somewhat wrapped by noise in the data। तो ये आप डायग्राम को देखें तो डायग्राम के अंदर एक्चुअली हम देखें, आप जो एक फिगर होती है ना, फिगर वो थ्योरी की निस्बत ज़्यादा चीज़ हमें रिप्रेजेंट करती है कि ये क्या चीज़ है। अब ये थिन लाइन है, ये वाली थिन लाइन, ठीक है, ये आपका जो करेक्टली है उसको नहीं रिप्रेजेंट करी, मतलब कि इनकरेक्टली क्लासिफिकेशन है आपकी, प्रॉपर आपने प्रॉपर ग्रुपिंग नहीं की, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की। तो अब देखें पॉजिटिव जो है वो इस थिन लाइन के नीचे 1 2 3, ठीक है, 3 जो है आपकी पॉजिटिव डाटा की वैल्यूज़ वो इस थिन लाइन के नीचे है, तो ये भी इनकरेक्टली क्लासिफिकेशन की वजह से है, ठीक है, ये भी आपकी रिजेक्टेबल है। और इस डार्क लाइन के नीचे देखो 1 और 2, मतलब पता चल गया कि नियर टू नियर है इसके थिन लाइन के, मतलब इनकरेक्टली भी है और करेक्टली भी है, मतलब कि प्रॉपर नहीं है लेकिन इसको मैनेज की ज़रूरत है। तो ये जो आपकी चीज़ है ये तो आपकी प्रॉपर मैनेजेबल है ना। और जो वाइट है आपकी वो तो फ़ारग है, वो नेगेटिव डाटा सेट है। तो अब आप देख लो, ये जो अबव साइड पे आ रही हैं, कुछ इसके अंदर नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, नीचे भी कुछ आपके डाटा सेट में पॉजिटिव वैल्यू है या कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ है।
तो ये ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम जो है इस तरह आकर होती है। तो डायग्राम बड़े क्लियरली उसने एलैबोरेट कर दिया। जिसमें थर्ड डायग्राम है वो देखें, मोर कम्प्लेक्स सोल्यूशन डज नॉट ऑल द रिप्रेजेंट द फुल डाटा सेट, द हाइपोथेसिस हैज़ बीन ओवरफिटेड टू द ट्रेनिंग डाटा अलाउइंग इटसेल्फ टू बी रैप्ड बाय नॉइस इन द ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये आप 3 तरह की जो सिचुएशंस हैं वो अगर हो सकती हैं ओवर फिटिंग के अंदर, वो ऊपर डायग्राम के अंदर एलैबोरेट है। फिर उसके बाद आती है नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। ये सारे मशीन लर्निंग की अब जो है ना एडवांस टर्म्स के अंदर जाना है हमने। नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। इंस्टेंस होता है ना, जैसे कि ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इंस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, क्लासेस की इसके ऊपर इंस्टेंस होता है ना। हम अगर एक पर्सन है तो वो भी एक इंस्टेंस है। Instance based learning method don't attempt to generalize from training data to produce a hypothesis to match all input data. Instead, they store the training data and use these data to determine a classification for each new piece of data is encountered. मतलब इसकी ये नहीं अटैम्प्ट है कि वो पहले हाइपोथेसिस को प्रोड्यूस करेगा कि हाँ जी सारी इनपुट मैच हो। ये किस तरह होता है? इंस्टेड दे स्टोर, इसने स्टोर करना है ट्रेनिंग डाटा को, सिर्फ किस पर्पज़ के लिए? यूज़ करने के लिए। डाटा को यूज़ करना है, उसकी क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन करना है। जो भी न्यू डाटा एनकाउंटर हो रहा है, न्यू डाटा आ रहा है, उसकी क्या करना है? सिर्फ उसको क्लासीफाई करना है। नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम ऑपरेट्स इन सिचुएशन वेयर ईच इंस्टेंस कैन बी डिफाइंड बाय एन एन डायमेंशनल वेक्टर। यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी हम इसके अंदर न्यू इंस्टेंस ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो क्रिएट हो रही है, या फिर हम जो डाटा ट्रेनिंग डाटा है उसको स्टोर कर रहे हैं, और जो न्यू इंस्टेंस है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी जो ट्रेनिंग डाटा के अंदर वैल्यूज़ हैं उसके साथ। मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं नियरेस्ट नेबर, कहते हैं ना हमारे घर के साथ जो रह रहा है वो नियरेस्ट नेबर होता है। तो इसी तरह जो भी इंस्टेंस उसके पास वैल्यू शो करेगा उसके साथ उसको क्या करेगा? कंपेयर करेगा। तो हम इसके लिए मेथड्स यूज़ करते हैं एन डायमेंशनल स्पेस, इन 2 डायमेंशनल स्पेस। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है x1 और y1 और x2 और y2। इस तरीके से ये इसका फार्मूला है, ठीक है, और यही इसका फार्मूला है, इसको पता होना चाहिए आपको। x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिया प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिया और इसका मेन स्क्वायर लिया, फिर उसका अंडर रूट लिया। टिपिकली नियरेस्ट एल्गोरिथम ऑब्टेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द नियरेस्ट के नेबर्स। ठीक है जी, के एक्चुअली अब नेबर्स को हम यहाँ पे के के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, के के साथ कांस्टेंट होता है, के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। टू इंस्टेंस डैट इज़ क्लासिफाइड एंड असाइंड इट क्लासिफिकेशन डैट इज़ मोस्ट कॉमनली रिटर्न बाय दोज नेबर्स। तो जैसे मैथमेटिक्स के फार्मूलाज होते हैं बेटा, ये जो आपकी मशीन लर्निंग है इसके भी एल्गोरिथम्स होते हैं और ये हमें याद करने पड़ते हैं। तो अल्टरनेटिव अप्रोच, जब हम वेट दी डिस्ट्रीब्यूशन टोटल वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेबर्स के अकॉर्डिंग या क्लासीफाई करते हैं, इन दिस वे इट इज़ पॉसिबल टू अलाउ एवरी इंस्टेंस ऑफ ट्रेनिंग डाटा टू कंट्रीब्यूट टू क्लासिफिकेशन अ न्यू इंस्टेंस। तो हर एक जो इंस्टेंस है उसकी क्या होती है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसके लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करते हैं? शेपर्ड्स मेथड को यूज़ करते हैं। Unlike the CL learning tree, the nearest algorithm perform very well with noisy input. Yes, because हमने तो इसके ऊपर रिसर्च की हुई है। नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम जो होती है इसके अंदर अगर हम नॉइसी इमेजेस भी दे देते हैं ना, नॉइस होती है ना, इमेजेस फटी फटी इमेजेस होती हैं, तो तब भी आपको उसमें से आउटपुट निकाल के दिखाएगा। देन आती है आपके लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स। यस, ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स इंसान के ब्रेन में, तो ये वही चीज़ ही है न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही यही कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क ऑफ अ सिंपल प्रोसेसिंग नोड्स। यस, जो हम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उसको नोड्स कहते हैं, विच इज़ रफली मॉडल्स ऑन द ह्यूमन ब्रेन्स।
ह्यूमंस के ब्रेन में तो न्यूरॉन्स होती है, अब कंप्यूटर के टर्म्स में अब न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट नोड्स है, ठीक है जी, नोड्स। तो आपका जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो एक्चुअली मैसिवली पैरेलल कंप्यूटेशनल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, वैसा तो कुछ भी नहीं है। और जो भी हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शंस ले रहा है बच्चों, उसमें कोई भी गलती के चांसेस नहीं होते, ठीक है। हम जो चीज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं, हमें पता ये वही है, जो चीज़ हमने सुनी है वही ठीक लगेगी। तो एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स के साथ मिलके बना हुआ, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस हमारा न्यूरॉन्स ले रहा होता है, तो वो कनेक्टिविटी होती है आपस में न्यूरॉन्स की। तो वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स होता है काम। इसी तरह देखें, दिमाग से कंसेप्ट जो है निकाला गया है, क्यों ना ऐसी स्टडी की जाए कि कंप्यूटर भी ह्यूमन जैसा काम करे। तो आपके कंप्यूटर में जो न्यूरल नेटवर्क है वो हम नंबर ऑफ़ नोड्स के ऊपर डिपेंड होती हैं, तो जिसको हम न्यूरॉन्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा होता है कि जो ये नेटवर्क की अरेंजमेंट होती है, वन लेयर इसकी इनपुट होती है, फिर उसके बाद जो रिसीव होती है इनपुट, उसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया जाता है, मतलब एक लेयर इनपुट है, उसके बाद क्लासिफिकेशन होती है। अब डिफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं वो इनपुट लेयर्स, हर एक के जो सिग्नल्स हैं वो पास होते हैं, डिफरेंट न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, एंड सो फॉर चलते रहते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है। फिर उसके बाद एक लेयर जो आपकी फाइनल लेयर होती है वो होती है आपकी आउटपुट लेयर फायर। कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स आर वेटेड बाय द मॉडिफाइंग दीज वेट्स। यस, इसके अंदर जो वेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होके जा रही होती है, और आपकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, एंड रिटन एनालिसिस हो सकता है, फेस रिकॉग्निशन मेथड हो सकता है, सो फास्ट, मतलब कुछ भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। तो ये है आपकी न्यूरल नेटवर्क की स्टडी। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर ये एक बार बन जाता है तो इसका क्या फ़ायदा, इसका मेन एडवांटेज ये है कि मिलियंस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप जो है वो डीलिंग एक साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रॉबस्ट तकनीक है, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन लाइक काम कर सकती हैं। रोबस्ट क्या होता है, जिसमें एरर्स के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग। Supervised learning network learned by being presented by pre-classified training data. The techniques we have discussed so far इसके चैप्टर के अंदर होगी, लेकिन न्यूरल नेटवर्क डेट आर सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि आपकी जो न्यूरल नेटवर्क लर्निंग है वो आपकी सुपरवाइज लर्निंग है। देखिए ना, उसको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। लर्न बाय मॉडिफाइंग द वेट, जैसे कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, मैंने कहा कि हाँ जी पानी पीना है, तो वो फ़ौरन पानी की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब खाना खाना तो वो फ़ौरन पानी। तो ये है वेट ऑफ मॉडिफाइंग सिस्टम, द कनेक्शंस विद इन देयर between their networks to more accurately classify the training data, जो भी आप इनपुट दे रहे हो। उसके बाद आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड लर्न विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें मतलब लाइक ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। गुड एग्जांपल इसकी ये है, लर्निंग मेथड इज़ कॉन एंड मैप। कॉन एंड मैप इज़ a neural network that is able to learn to classify a set of input without being told, but classification मतलब इसमें हम प्रॉपर इनपुट या आउटपुट वाली एग्जांपल नहीं दे रहे, ये अनसुपरवाइज लर्निंग है। तो इसमें हम ग्राफ की फॉर्म में ही जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिवन अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट रिट्राइव फ्रॉम द इंटरनेट परहैप्स बाय इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन एजेंट, कॉर्नल मैप उसको क्या करेगा, क्लस्टर ऑफ जुर्मट, क्लस्टर मतलब बहुत ज़्यादा जुर्मट, ऑटोमेटिकली उन इन्फॉर्मेशन को इंडिकेट करेगा, डिस्टिंग्विश कर देगा डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपने कवर किए। और इसका एक और मेथड है जिसको हम न्यूरल नेटवर्क के अंदर प्रपोज करते हैं। डोनाल्ड्स हैब ने जो है इसको नाम दिया था हैबियन लर्निंग का। तो हैबियन लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया, ये किसके ऊपर बेस होता है, अगर दो न्यूरॉन्स न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो एक साथ फायर हुए हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, व्हेन अ पार्टिकुलर इनपुट इज़ गिवन टू द नेटवर्क, जब एक पार्टिकुलर इनपुट दी गई है तो दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड हैं, वो एक साथ काम कर रहे हैं, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को जो है वो हैबियन लर्निंग का कनेक्शन नाम दिया गया। तो ये कनेक्शंस
आपस में एक दूसरे के साथ बेशक से थ्रेटेन जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं, जैसे भी है, लेकिन एक साथ काम कर रहे हैं पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर। यस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। Reinforcement learning, a system that uses reinforcement learning, is given a positive reinforcement when it performs correctively। अब जो करेक्टली काम कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहा है तो वो उसको नेगेटिव लेगा। फॉर एग्जाम्पल, रोबोटिक एजेंट माइट लर्न बाय रीइंफोर्समेंट लर्निंग हाउ टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट। रीइंफोर्स होता है ना, जैसे फोर्स करना किसी चीज़ को, तो रीइंफोर्स वही चीज़ को पॉजिटिव कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। आपने उसको गाइड करना है, आपने उसको बताना है व्हाई एंड हाउ टू डू दिस। तो ये भी सारे न्यूरल नेटवर्क की फर्दर अंदर आते हैं। न्यूरल नेटवर्क जो है वो समटाइम रीइंफोर्समेंट के बेस पे काम कर रहा होता है। तो मेन डिफ़िकल्टी इस मेथड्स के अंदर आती भी यही है, क्रेडिट असाइनमेंट, कि हमने उसको कौन सी असाइनमेंट जो है वो मतलब प्रोवाइड करनी है, पिक करें। अब मैंने जो रोबोट को काम दिया है वो उसे हट के काम कर रहा, तो वो नेगेटिविटी शो कर रहा है, वो इनकरेक्टली काम शो कर रहा है, मतलब उसके न्यूरल नेटवर्क के अंदर इंस्ट्रक्शन जो है वो ख़राब है, उसका ब्रेन नहीं सही काम कर रहा, उसका दिमाग ख़राब हो गया। तो ये डिफरेंट लर्निंग्स थी। इसी तरह आप लोगों का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर तो हमने डिफरेंट लर्निंग्स के मेथड्स देखे, आप मशीन लर्निंग देखी है, दैट्स ऑल। फिर इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका जो न्यूरॉन्स ऑलरेडी बता दिया कि हैबियंस ला है। न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट बताना है, बिकॉज क्योंकि हमने न्यूरल नेटवर्क को डिस्कस किया अभी प्रीवियस। न्यूरॉन्स, बायोलॉजिकली न्यूरॉन्स, जी हाँ, ये ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स ओवर 10 बिलियंस न्यूरॉन्स। जिसने बायो पढ़ी है ना उसको तो पता चल गया होगा, ये साख्त देख के पता चल गया होगा, ये स्केच देख के पता चल गया होगा ये क्या चीज़ है। तो each of which is connected on average to several thousands of neurons. These connections are known as synapses। इसको हम synapses का नाम देते हैं, जो मल्टीपल न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो देख लें जी, ह्यूमन ब्रेन जो है वो 60 ट्रिलियन सच कनेक्शंस के ऊपर डिपेंड होता है हमारा ब्रेन। ऐसी कोई चीज़ जो है, देखिए अल्लाह ताला ने न्यूरॉन्स के साथ बनाया है हमारा ब्रेन, तो न्यूरॉन्स की वजह से ही हम जो है वो चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। अब न्यूरॉन्स जो है इनफैक्ट वेरी सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट है। ईच न्यूरॉन के अंदर भी, एक न्यूरॉन के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब हर एक न्यूरॉन के अंदर एक सोमा होता है, ठीक है, विच इज़ द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। ये आपकी जो बॉडी है न्यूरॉन की, जैसे कहते हैं ना बॉडी की साख स्ट्रक्चर, उसको हम सोमा कहते हैं। एंड इसके अंदर फिर एक एक्सॉन होता है एंड अ नंबर ऑफ डेंट्रीज होती हैं। सिंप्लीफाइज डायग्राम ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स, ये नीचे सारी उसकी रिप्रेजेंट की गई है। न्यूरॉन्स रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स अलॉन्ग डेंट्रीज। अब देखो, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो इन डेंट्रीज की वजह से पहुंचती है। ये देखिए, ये आर्टरीज जिसे हम कहते हैं, ये डेंट्रीज है, इसकी वजह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ा होता है, इसकी वजह से इंस्ट्रक्शन पहुंचती है। एंड व्हेन दिस इनपुट सिग्नल्स एक्सीड्स अ सर्टेन थ्रेशोल्ड्स दी न्यूरॉन फायर्स। अब इसी ये जो सिग्नल्स होते हैं उसको हम थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट नाम देते हैं। ठीक है, इनमें जो सिग्नल्स होते हैं थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। ये जो इसकी साख्त होती है, इसकी बॉडी होती है, इसको हम सोमा कहते हैं। ये जो छोटी सी आर्टरी जा रही है, छोटी सी, इसको एक्सॉन कहते हैं। ये जो चीज़ है रिप्रेजेंट हो रही है, इसको हम सिनेप्सिस कहते हैं, जो भी आउटपुट, एक आउटपुट को दूसरी आउटपुट तक लेके जाएगा। यहाँ से हम इनपुट रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट जो है वो फर्दर आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन अकर होता है विच कॉजेज द इलेक्ट्रिकल पल्सेस नाउन एज एक्शन पोटेंशियल। तो एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए हम एक्सॉन का नाम देते हैं। तो ये आपके जो सैनैप्सिस की तरफ रिप्रेजेंट होती है, जिसके साथ दूसरा न्यूरॉन जो है वो एज अ डेंट्रीज की फॉर्म में कनेक्टेड होता है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो प्रॉपरली क्या है, प्लास्टिसिटी है, विच मीन्स, इसका क्या मतलब है, विच मीन्स दैट न्यूरॉन्स कैन चेंज द नेचर एंड नंबर ऑफ देयर कनेक्शंस।
जब चाहे न्यूरो आपकी मर्ज़ी कौन सा एक्सॉन यूज़ करें, कौन सा डेंट ट्री से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो इस सेंस को प्लास्टिसिटी कहा गया है कि किसी भी साइड पे किसी भी तरह से रिस्पॉन्स जो है वो अकर हो सकता है। तो इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। ओके जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट था वो क्योंकि हमारे न्यूरल नेटवर्क के साथ रिलेट कर रहा था, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देख लेंगे अपना। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।